बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज के इस लेक्चर में हम विटामिन B12 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर का रेफरेंस आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 106 टू 108। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो जो कंडीशन होगी वो कहलाती है पर्नीशियस एनीमिया। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि विटामिन B9 में भी इस बात को डिस्कस किया था कि विटामिन B9 विटामिन B12 के साथ मिलके आरबीसीज की फॉर्मेशन या हेमेटोपोइसिस में रोल प्ले करता है। मतलब ये कि अगर विटामिन B9 या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो अनीमिया होगा। सिनोनिम की बात करें विटामिन B9 के और दूसरे नाम क्या हैं, तो ये कोबेलामाइन भी कहलाता है। इसके अलावा ये सियानोकोबेलामाइन, कोबामाइड और कोबाल्ट अमाइन, एंटी पर्नीशियस एनीमिक फैक्टर, ये सब इसके नाम हैं। तो जाहिर है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, तो इसी का सिनोनिम है एंटी पर्नीशियस एनीमिक फैक्टर। और बाकी जो नाम है इसके कोबेलामाइन, सियानोकोबेलामाइन, कोबामाइड, कोबाल्ट अमाइन, ये सब जो इसके नाम है ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि कहाँ से हासिल किया जा सकता है, तो विटामिन B12 सिंथेसाइज किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। विटामिन B12 फाउंड ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जैसे कि लिवर, किडनी, और इसके चीफ सोर्स हैं, इसके ज़्यादा अच्छे सोर्स हैं, बट ऑल्सो अकर इन होल मिल्क, एग, फिश, चीज़ और मसल्स। और इसके अलावा इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट प्रोडक्ट। विटामिन B12 को प्लांट प्रोडक्ट से हासिल नहीं किया जा सकता, बट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इज़ प्रेजेंट इन लेज्यूम्स। लेकिन कुछ जो अमाउंट है उसकी वो फलियों वाली सब्जियों में इसकी हासिल की जा सकती है, विच हैव बिकम कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज इट। केमिस्ट्री की बात करें तो विटामिन B12 ऐसा ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा अकेलौता ऐसा कंपाउंड है जो कि कोबाल्ट कंटेन करता है, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बात मेंशन कर दी गई है तभी ये बात वापस से एक्सप्लेन करी हूँ। आपको याद होगा हमने सिनोनिम में जो इसका ये टर्म पढ़ा, कोबाल्टामाइन, कोबामाइड, ये सारे साइनोकोबालामाइन, ये सब जो हैं ये कोबाल्ट की प्रेजेंस की वजह से ही इसके नाम में इसके जो नाम है वो रखे गए हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12 भी, तो वाटर सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है और एट न्यूट्रल पीएच, लेकिन अल्कलाइन पीएच पे नहीं है। फिर उसके बाद है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन B12 हैं जो कि यूज़ होती हैं थेराप्यूटिक्स यूजेस के लिए भी, थेरापी में इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रोक्सीकोबेलामाइन और सियानोकोबेलामाइन। हाइड्रोक्सीकोबेलामाइन फिजियोलॉजिकल फॉर्म है विटामिन की और सियानोकोबेलामाइन है प्रोड्यूस ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ विटामिन। आइसोलेट कहते हैं हम अलग करना या सेपरेट करना। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या है कि विटामिन B12 कैसे एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। हमने लिया इसको डाइट से, फिर क्या हुआ? ऑन एंट्री इनटू स्टमक विटामिन फर्स्ट गेट बाउंड विद अ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ विटामिन अटैच होता है। फिर फ्रॉम प्रोटीन इट इज़ गेट रिलीज्ड बाय गैस्ट्रिक HCl। पहले जब स्टमक में एंटर होगा तो आपका विटामिन B12 प्रोटीन के साथ बॉन्डेड होगा, फिर उसके बाद ये सेपरेट होगा उससे। किस वजह से सेपरेट होगा? गैस्ट्रिक HCl से और पैनक्रियाटिक प्रोटीएज से। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोटीन के साथ बॉन्डेड है तो पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेज यानी कि वो एंजाइम ही उसको सेपरेट कर सकता है ना, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जब वो सेपरेट हो जाएगा देन इट गेट बाउंड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सेक्रेट होता है हमारे ही स्टमक में, सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन पूरे स्टमक में से इसकी कहाँ पे होती है? फंडस ऑफ द स्टमक में सबसे ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है, स्टमक में ही प्रोड्यूस होता है। खैर विटामिन B12 जो है वो डाइट की फॉर्म में, डाइट से हमने लिया, उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोटीन के साथ बॉन्डेड होता है, स्टमक में गया, वहाँ पे HCl और पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेज है, उसने इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट होने के बाद क्या होगा? वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा? विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वो कॉम्प्लेक्स कहलाया विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा? इस कैरी टू द इलियम, ये कॉम्प्लेक्स जाएगा इलियम की तरफ और रिलीज कर देगा वहाँ पे विटामिन को। इज एब्जॉर्ब इनटू पोर्टल ब्लड थ्रू इलियल सेल, वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा पोर्टल ब्लड में और इलियल सेल में इसकी एब्जॉर्प्शन होगी
और इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कि बाइल और कार्बोनेट HCO3 ये रिक्वायर्ड होते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा, अगर हम विटामिन B12 के फंक्शन की, बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट है फॉर दी मेटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ RBCs और मेंटेनेंस ऑफ CNS, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपने ये तीनों पॉइंट याद कर लेना है। पहला पॉइंट इसको कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ RBC। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS में ये दोनों इंक्लूडेड हैं। तो 3 फंक्शन है इसके बायोलॉजिकली, ये यहाँ पे याद कर लीजिएगा। फर्दर अगर हम इसको डिटेल में करें इसके फंक्शंस को, सबसे पहला और मेन फंक्शन इरिथ्रोपोइसिस। विटामिन B12 विटामिन B9 के साथ मिलकर इरिथ्रोपोइसिस में रोल प्ले करता है, हिमेटोपोइसिस में रोल प्ले करता है। ये बात हमने विटामिन B9 में पढ़ी। यहाँ पढ़ें अगर हम तो अलॉन्ग विथ फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 के साथ विटामिन B12 एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ RBC। विटामिन B9 के साथ विटामिन B12 भी RBC की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। सेकंड फंक्शन WBC वाइट ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन के लिए, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मैच्योरेशन ऑफ WBC और थ्रोम्बोसाइट की मैच्योरेशन के लिए ये रिक्वायर होता है। थर्ड फंक्शन, ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। विटामिन B12 एक्टिवेट अमाइनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट फंक्शन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमर्स की फॉर्मेशन में या आइसोमर्स के रिएक्शन में रोल प्ले करता है। वेरियस आइसोमराइजेशन रिएक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कोबैलामाइन। तो विटामिन B12 बहुत सारे आइसोमर रिएक्शन में रोल प्ले करता है। अच्छा, आइसोमर्स क्या होते हैं? जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जिनका, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो। अगर आपको याद हो, इसकी एग्जांपल मैंने बहुत दफ़ा आपको बताई है, सिंपली आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एग्जांपल याद कर सकते हो इसमें। फॉर्मेशन है मिथियोनिन की, तो मिथियोनिन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब मिथियोनिन क्या है? ये अमाइनो एसिड है, याद होगा आपको। इट इज़ कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ मिथियोनिन। फिर है रिसाइकलिंग ऑफ फोलेट पोल। अच्छा, ये जो मिथियोनिन है ये होमोसिस्टीन से बनता है। अगर आपको याद हो, अमाइनो एसिड में हमने ये बात पढ़ी थी। तो होमोसिस्टीन से मिथियोनिन की फॉर्मेशन होती है। होमोसिस्टीन, और यहाँ पे इस रिएक्शन में भी नज़र आ रहा होगा आपको कि होमोसिस्टीन प्लस फोलिक एसिड और प्रोडक्ट पे बना मिथियोनिन और इन्वॉल्व है विटामिन B12 इस रिएक्शन में। फिर है रिसाइकलिंग ऑफ फोलेट पोल। फोलेट पोल की रिसाइकलिंग होने के लिए, फोलेट पोल आपको याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में विटामिन B9 में टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्मेशन की थी। फोलेट पोल की रिसाइकलिंग में रोल प्ले करता है। और इसका रोल क्या होता है? मेन इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसमिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करना। अब अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था डाईहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो यहाँ पे जो डाईहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये जो फोलेट पोल है इसमें मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र बेसिकली क्या है? मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट होना, तो किसी एक ग्रुप से दूसरे जगह पे मिथाइल का ट्रांसफ़र होना। यहाँ पे आपको तीसरा प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा 5,10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट में 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट करवाता है। यहाँ पे ये रोल प्ले करता है अपना। तो ये रिसाइकलिंग ऑफ फोलेट पोल में अपना रोल प्ले करता है और क्या करता है? वहाँ ट्रांसमिथाइलेशन करवाता है, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाता है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये टेट्राहाइड्रोफोलेट को फर्दर इसकी कन्वर्जन, टेट्राहाइड्रोफोलेट आपको याद होगा हमने B9 में किया था कि वो एक्टिव फॉर्म है, उसकी फर्दर कन्वर्जन करवाता है 5,10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में। फिर है लिपोट्रॉपिक फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। विटामिन B12 हैज़ लिपोट्रॉपिक इफेक्ट एंड रेगुलेट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। लिपोट्रॉपिक फैक्टर के तौर पे ये एक्ट करता है और फैट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। अब लिपोट्रॉपिक फैक्टर क्या है? लिपोट्रॉपिक फैक्टर इज अ स्पेशलाइज्ड कॉम्बिनेशन फार्मूला ऑफ किसका? कोलिन, इनोसिडोल और मिथियोनिन। कोलिन वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि सपोर्ट करता है फैट की या लिपिड की मेटाबॉलिज्म में, और उसकी मेटाबॉलिज्म होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये लिपोट्रॉपिक के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि ये कोलिन को, इनोसिडोल और मिथियोनिन, इन सब की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें रोल प्ले करेगा, उसकी मेटाबॉलिज्म करवाएगा ताकि एनर्जी की रिलीज़ हो। और इसके अलावा बाकी अगर कोलिन, इनोसिडोल अगर आपके माइंड में हो, तो हमने ये तीनों टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव बुक में हैं, और जब मैंने आपको लिपिड का ऑब्जेक्टिव करवाया था तब ये तीनों एक्सप्लेन किए थे वहाँ पे।
सिंथेसाइजिंग इफेक्ट की बात करें, इट हैज सिंथेसाइजिंग रोल इन द लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, वेरियस अदर सब्सटेंस में इसका रोल प्ले करता है। ये अमाइनो एसिड की बहुत सारी एग्जांपल हमने इससे पहले भी कर ली हैं, लिपिड की भी कर ली हमने, रोल प्ले कर रहा है किस तरह से। तो ये इन सब में इसका जो है वो रोल प्ले है, सिंथेसाइज, इन सब की सिंथेसिस में इसका जो है वो फंक्शन है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकती है, पर्नीशियस एनीमिया। ये बात हमने स्टार्ट में कहा। तो अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो कंडीशन है वो पर्नीशियस एनीमिया होगी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इज़ द फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो उसकी वजह क्या होगी? वजह ये हो सकती है कि B12 की एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाएगी। आपको अभी पूरा टॉपिक पढ़ाया ना मैंने, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगी। अब वो जो पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वहाँ पे कहीं पे भी अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए तो समझें एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाएगी। दिस कैन बी रिजल्ट इन फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेशन। अब ये किस वजह से हो सकता है? या तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की सेक्रेशन कम होगी या फेलियर उसका हो जाएगा तो फिर भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से ऐसा हो सकता है। द एनीमिया ऑफ B12 डेफिशिएंसी इज़ रियली ड्यू टू टिश्यू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। और आप सबको पता है, अब तो पक्का याद हो गया होगा कि फॉलिक एसिड B9 और B12 दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो B12 की भी जो कंडीशन है वो डेफिशिएंसी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हेमेटोपोइटिक डिफेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी इम्पेयर्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलिक एसिड दैट डिस्टर्ब द इरिथ्रोपोइसिस। इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, पहला फंक्शन क्या पढ़ा था हमने इसी में, फर्स्ट फंक्शन क्या था, इरिथ्रोपोइसिस का में रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इरिथ्रोपोइसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कॉजिंग इमेच्योर प्रिकर्सर ऑफ इरिथ्रोसाइट, और कंडीशन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब कुछ और भी ऐसी कंडीशन है जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में कमी हो सकती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? गैस्ट्रिक रिसेक्शन, स्टमक की सर्जरी हो जाए, इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। और आपको याद होगा अभी हमने एब्जॉर्प्शन में ये बात पढ़ी कि ये हमारे स्टमक से रिलीज़ होता है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक से रिलीज़ होता है और सबसे हाईएस्ट कंसनट्रेशन कहाँ होती है इसकी, फंडस में। तो अगर तो गैस्ट्रिक इस तरह से सर्जरी हो जाए तो क्या होता है, एक पार्ट रिमूव हो जाता है स्टमक का। पार्ट रिमूव होने की वजह से क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी स्टमक में। इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। सेकंड है पैनक्रियाटेक्टोमी। अगर पैनक्रियाज का रिमूवल हो जाए या उसकी सर्जरी हो जाए, बॉडी से उसका रिमूवल हो जाए तो भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो सकती है। हमने पढ़ा कि इसमें बाइल एसिड ज़रूरी है और कार्बोनेट ज़रूरी हैं, ये भी बात हमने पढ़ी है। थर्ड पॉइंट है इन्फेस्टेशन विद टेपवर्म। टेपवर्म अगर उसकी इन्फेस्टेशन हो बॉडी में, इंटेस्टाइन में, तो वो भी लीड कर सकती है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाए। ये टेपवर्म, दिस वर्म यूटिलाइज विटामिन B12 मेकिंग लेस विटामिन अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अब वो क्या वजह क्या है? मेन वजह ये है कि वो खुद यूटिलाइज कर लेगा B12 को, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाएगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास फोर्थ कंडीशन है स्प्रू। ये डाइजेस्टिव डिजीज़ है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में की जो एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट वो सही नहीं होती, यानी कि मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये मेल एब्जॉर्प्शन हमने शायद विटामिन B9 में भी पढ़ा। तो स्प्रू की जो कंडीशन है ये डाइजेस्टिव डिजीज़ है जिसमें जो एब्जॉर्प्शन है, मेल एब्जॉर्प्शन हो, यानी कि एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती तो उसको कहेंगे मेल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है ड्रग्स। तो कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। वो कौन सी ड्रग हैं? बहुत सारी आपके सामने लिखी हुई हैं जो कि उन ड्रग्स में से एक हैं। इनमें से आपने चंद एक याद करनी है। वैसे मैंने इसको खुद ही से हाईलाइट कर दिया था, वो जो कि मुझे लगा कि शायद आपको याद हो जाए इजीली, लेकिन आपको जो भी इजी लगे आप इनमें से एक दो याद कर लीजिएगा। सर्टेन मेडिकेशन कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इंक्लूडिंग कॉल्चिसिन, मेटफॉर्मिन। ये मेटफॉर्मिन जो एंटी डायबिटिक है, ये आपने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ी है। एक्सटेंडेड रिलीज पोटेशियम प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जैसे कि जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, इसमें से एक तो याद कर लीजिएगा। एंटी सीजर मेडिकेशन भी हैं जैसे कि फिनोबार्बिटल, फेनाटोइन। तो ये जो हैं आप इनमें से एक दो याद कर लें तो ठीक है। बाकी जो मेडिकेशंस हैं जो कि हार्ट बर्न को ट्रीट करती हैं जैसे कि H2 ब्लॉकर्स वगैरह हैं,
इनमें से जो आपको ज़्यादा इजीली याद हो जाए उनमें से कुछ ड्रग्स याद कर लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे कि ये ड्रग जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कम करती हैं और इस वजह से जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो बॉडी में कम हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर विटामिन कंप्लीट हुआ। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।